सन साथी के आपके इन्वर्टर जो हैं ये हमारे रोहन सर हैं। ये रोहन सर हमको बताएंगे कि इस इन्वर्टर में क्या खास है, अलग कंपनी दूसरी कंपनियों से क्या अलग है, क्या डिफरेंस है। रोहन सर बताएं सर इसके बारे में। पर्टिकुलरली क्या है ना, ये पूरा प्रोडक्ट जो है हमने काफ़ी 2-3 साल से हम लोग बैकवर्ड इंजीनियरिंग कर रहे थे। बैकवर्ड इंजीनियरिंग करने का मकसद हमारा ये था कि फ़िलहाल के तौर पे जो मार्केट में काफ़ी सारे इन्वर्टर्स जमा हो गए हैं, तो ऐसे काफ़ी इन्वर्टर्स है जिनमें सर्विस की समस्या है और टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये मैक्सिमम इन्वर्टर्स जो है वो यूरोपियन या फिर चाइनीज़ कंपनियां दे रही है और यहाँ पे बॉक्स मूविंग हो रहा है। तो होता क्या है कि जो चाइनीज़ इन्वर्टर्स है या फिर जो यूरोपियन इन्वर्टर्स है, उसकी काम करने की एक अलग क्षमता रहती है जो इंडिया के ग्रिड सरकमस्टेंसेस के हिसाब से नहीं बनाया जाए। तो वो इम्प्रूव करने के हिसाब से हमने काफ़ी सारे इन्वर्टर्स हमने एक साथ चेक किए, उसकी जो सर्किटरी है, उसकी जो टोपोलॉजी है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो स्टडी किया और कुछ हमारे जर्मन दोस्त हैं, उन लोगों के साथ मिलके हमने ये नया इन्वर्टर डेवलप कर दिया। इस इन्वर्टर की क्या खासियत है? इसकी खासियत ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो काफ़ी कम है, मतलब 60 वोल्ट से ये इन्वर्टर चालू हो सकता है। मानो मोनो या फिर पॉली के भी 2 पैनल आप लगाते हो तो ये इन्वर्टर जनरेशन मोड में जाता है जी। जो बाकी इन्वर्टर्स का मिनिमम 70, 80, 90 या फिर 100 ऐसी जब सबकी शुरुआत हो जाती है। फिर इसका जो MPPT करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो हमने 20 एम्पियर्स के हिसाब से बनाया है। जब 20 एम्पियर्स होता है तो इन्वर्टर्स में काफ़ी सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि उसका हीट सिंक, उसके इंडक्टर्स, उसके IGBT, उसके सेमीकंडक्टर्स, उसके शंट्स, करंट कैरिंग कैपेसिटी करने वाले जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो सब 20 एम्पियर्स के हिसाब से डिज़ाइन करने पड़ते हैं। ये इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि फ़िलहाल के तौर पे जो सब मोनो के पैनल आ रहे हैं और मोनो में जिस तरीके से एडवांसेस हो रहे हैं, तो वो 14 एम्पियर, 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, 17 एम्पियर तक अब ये पैनल्स आ गए हैं। हर वक्त इन्वर्टर में ये चेंजेस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता है और इन्वर्टर मिजरेबली फेल हो भी जाते हैं अगर ये किसी ने कहा नहीं है कि मेरा इन्वर्टर का MPPT कितना है। तो ये हम लोग 20 एम्पियर्स के लिए इसीलिए वो डिज़ाइन किया है कि बाईफेशियल हो, टॉपकॉन हो, HJT हो, ये उतनी करंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी है। फिर ये इन्वर्टर जो है हमने हीट डिसिपेशन के लिए और साइज स्मॉल करने के हिसाब से शीट मेटल में ना जाते हुए हमने उसको एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में बनाया है। डाई कास्टिंग में क्या होता है कि पूरे डाई में एल्यूमिनियम का पानी बना के उसको डाल देते हैं और यूनिफॉर्मिटी रहती है हीट डिसिपेशन की, उसमें कोई भी ह्यूमन टच नहीं रहता है, ना कहीं कहाँ पे वेल्डिंग होती है। ये सब होने के बावजूद फिर वो इन्वर्टर हो जाता है IP66। जो बाकी मार्केट में है वो सब IP65 है। मतलब अगर क्या है कि 10 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद उसके अगर वाटर जेट से कहीं से प्रेशर से पानी लग गया है, बाय चांस वो आउटडोर लगा हुआ है और पानी उसके ऊपर गिरा, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द इन्वर्टर में गेट मॉइस्चर, अदरवाइज उसके अंदर पानी जा सकता है। और IP66 में ये नहीं होता, क्योंकि ये एल्यूमिनियम डाइकास्टेड है, इसमें कई होल्स नहीं है, परफोरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर रोहन सर, मैं देख रहा हूँ एक आपका इन्वर्टर खुला हुआ रखा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। ये खोला हुआ इसीलिए है क्योंकि हमें खाली इन्वर्टर बेचना नहीं है पर लोगों को अवेयर भी करना है जी। तो इनका होने के बाद जस्ट अ मोमेंट, ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं ये 3 फेज 10 किलोवाट का इन्वर्टर है जी। 10 किलोवाट के इन्वर्टर में बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब 3 फेज के सभी इन्वर्टर्स में DC आइसोलेशन रहता ही है। आइसोलेटर इसीलिए हम लोग डालते हैं क्योंकि MCB से सडन सर्जेस आ जाती है जो इन्वर्टर के लिए हानिकारक होती है। तो वो हानिकारक सर्जेस ना आए और यूज़र इंटरफेस अच्छा रहे, सिस्टम सिंपल रहे, इसीलिए ये DC आइसोलेटर डालते हैं जी। इसके बाद टाइप 2 के SPD जो है वो हमने सिंगल फेज या 3 फेज दोनों इन्वर्टर में DC और AC दोनों में डाले हुए हैं। प्लस GDT मतलब गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी डाला हुआ है। बाय इंचार्ज अगर लाइटनिंग आ गई तो लाइटनिंग के प्रोटेक्शन से बचने के लिए भी ये इन्वर्टर सक्षम है। फिर जो इसके इंडक्टर है जो काफ़ी हीट हो जाते हैं, उसका टेम्परेचर 95 to 105 डिग्री तक जाता है, तो वो इंडक्टर जो है वो हमने पॉटेड डाई कास्टेड की है, मतलब पॉट किया हुआ था, पॉट के अंदर ये इंडक्टर लगाए हुए है और उसके ऊपर लिक्विड सिलिकॉन पोर किया हुआ है। इससे होता क्या है कि इंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है सर्टेन लेवल तक और हमिंग नॉइज़ ज़ीरो हो जाता है। जब नॉइज़ पैदा नहीं होगा
तो कंट्रोलर को या फिर बाकी जो छोटे ऑक्सिलरी पावर सप्लाईज है उनको कहीं भी किसी भी तरीके का हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन नहीं होगा। फिर बूस्टर सेक्शन ये हम लोगों ने जो लगाया हुआ है इन्वर्टर में, वो बाकी आप सभी इन्वर्टर्स में कंपेयर भी कर सकते हैं, लोग खुद इन्वर्टर खोल के भी देख सकते हैं। तो सभी इन्वर्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर डाले हुए हैं। ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो रहते हैं इनकी लाइफ रहती है, लिमिटेड लाइफ रहती है, और ये ऑयल कूल्ड रहते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद शायद ये फट भी सकते हैं। पर थिन फिल्म कैपेसिटर जो रहता है वो ऐसा नहीं होता है, वो उसमें थिन फिल्म में कोई ऑयल नहीं रहता है, ना ही उसमें कोई पोलैरिटी रहती है। इसका वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी 1500 वोल्ट से ऊपर है। करंट आप ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, और पोलैरिटी का कोई मायना नहीं रखता, ये आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। मतलब ये फटने की गुंजाइश ना के बराबर है। इससे क्या होता है, सर्किट की रिडंडेंसी बढ़ जाती है। इसके नीचे है पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जहाँ पे आमतौर पे जो बाकी इन्वर्टर्स अभी यूज़ हो रहा है वो सब IGBT बेस्ड यूज़ हो रहा है, पर हमने थोड़ा सा एडवांस करके इसको SiC MOSFET में कन्वर्ट किया है। SiC MOSFET में ये होता है कि जो रेजिस्टेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स बहुत कम रहता है, करंट मैक्सिमम निकाल सकते हो, हीट डिसिपेशन बेहतर रहती है, क्योंकि SiC का मीनिंग है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसकी नेचुरल प्रॉपर्टी कूलिंग वाली है, तो वो ठंडा रहता है काफ़ी हद तक, और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज और करंट हम उसमें से निकाल सकते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 25 किलोहर्ट्ज़ से लेके 35 किलोहर्ट्ज़ के बीच में हम लोग चला सकते हैं। IGBT के लिए 10 से 15 किलोहर्ट्ज़ ही मैक्सिमम हम लोग उसमें से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये प्रोटेक्शन बोर्ड है, मतलब इन्वर्टर का लास्ट बोर्ड, जहाँ पे अभी साइन DC वेव का साइन वेव कन्वर्ट होके यहाँ पे ये सिस्टम DC साइन वेव आ जाती है। साइन वेव आने के बाद इसको फिल्टरिंग और हार्मोनिक्स प्रोटेक्शन से हम लोग उसका प्योर साइन वेव बनाते हैं, और प्योर साइन वेव बनाने के बाद मास्टर और स्लेव रिले आ जाते हैं पिक्चर में। जब मास्टर और स्लेव रिले दोनों को पावर अलग अलग मिलती है, मतलब इन्वर्टर की पावर मास्टर को मिलेगी और ग्रिड की पावर स्लेव को मिलेगी, और इन दोनों का हैंड शेकिंग अगर कंट्रोलर एक्नॉलेज करता है, मतलब कंट्रोलर अगर ग्रीन सिग्नल देता है कि दोनों पावर सेम है और आप करंट ट्रांसमिशन कर सकते हो, तो ही ये रिले ऑन हो जाते हैं और एक जैसे हो जाते हैं। फिर इसके बाद RCC भी आ जाता है या ELC भी आ जाता है, जो इन्वर्टर में डालना मैंडेटरी है। काफ़ी सारे लोग उसको बाईपास करते हैं, पर ये गलत है। इसका रीज़न ये है कि मानो बारिश का सीज़न है, पैनल्स का हाई वोल्टेज डेवलप हुआ है, या फिर अर्थिंग का प्रॉब्लम आपके पास हुआ है। अगर इस केस में अगर कोई भी लीकेज करंट है और वो 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है और ये इन्वर्टर में घूमता रहा, बाय एनी चांस अगर आपने कहीं हाथ लगाया इन्वर्टर को, या फिर पैनल साफ़ करते टाइम आपका हाथ पैनल को लग गया, तो आपको बहुत ज़ोर से झटका बैठ सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो वो ना हो, इसीलिए इन्वर्टर बनाने वाले सभी मैन्युफैक्चरर्स को ये मैंडेटरी किया गया है कि इन्वर्टर्स के अंदर स्टैटिक ELC भी रहे। तो वो भी हमने इसमें अच्छे क्वालिटी का साइनोमैक करके जर्मन कंपनी है, उनका ये ELC भी हमने डाला हुआ है। इसके बाद ये EMI EMC फ़िल्टर है। जो EMI EMC फ़िल्टर है, इसमें क्या होता है, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन्स रहते हैं, कोई भी आप उपकरण ले लो तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंटरफेरेंस रहता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता। तो IEC 61000 की पूरी टेस्टिंग करने के बाद, पूरे सर्टिफिकेट लेने के बाद, हम लोग आपको ये कह सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ you can install it at the interior or otherwise at the outside of your inverter of your house। ये पूरे तरीके से काबिल है कि कोई भी मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो तो वो रोक पाएगा। बाकी कन्वीनियंस के हिसाब से रेगुलर और अच्छे क्वालिटी के MC4 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। AC साइड हमने IP68 कनेक्टर दिए हुए हैं, और इन्वर्टर का खुद का रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जहाँ पे आप 24 आवर लोड मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। देख सकते हो कि आपने सुबह शाम कितनी यूज़ की है बिजली, कितनी तैयार की है, और आप मैक्सिमम कौन से टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली निकालते हो या फिर यूनिट कंज्यूम करते हो, जो आप अलग तरीके से उसको मॉनिटर करके आप अपना खुद की एनर्जी सेव कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट and a revolutionary type of product which we have tried to introduce in the India market.